एवरीवन। बिहार एपीओ प्रीलिम्स एग्जाम का जो लॉ का पेपर है, सेकंड पेपर, उसको अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जीएस का पेपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये भी जो सेट है वो मेरे पास ए है। आप अपने अपने सेट में क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स को देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आईपीसी के किस सेक्शन में एक्ट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 33, 36, 40 या 45। तो इसका सही आंसर जो है 33। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम को देने से पहले आप लोग इंडेक्स जरूर पढ़ के जाइए। इंडेक्स पढ़ने का यही फायदा होता है कि जो डायरेक्ट सेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आपके बहुत आसानी से हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए। आईपीसी के किस सेक्शन में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। 340, 41, 342 या 360। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, 341। फिर है कि किस सेक्शन में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो वो है आपका सेक्शन 40, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सटॉर्शन को कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये आपका है सेक्शन 383, यानी 4 का सही आंसर जो है वो है ए। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि आईपीसी के किस सेक्शन में क्रुएलिटी को डिफाइन किया गया है। 304B, 350, 376A या 498A। तो आप जब 498A देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रुएलिटी का जो है वो डेफिनेशन दिख जाएगा, इसलिए सही आंसर यहाँ पे आपका डी है। सिक्स्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आईपीसी के किस सेक्शन में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के लिए पनिशमेंट दिया गया है। तो आपका 6 का जो सही आंसर है वो है सेक्शन 309। सेवेंथ, आईपीसी के किस सेक्शन में गुड फेथ यूज नहीं किया गया है। 89, 90, 92 और 93। 92 और 93 में तो आपका गुड फेथ जो है वो यूज किया गया है। 89 में भी यूज किया गया है। जहां नहीं यूज किया गया है वो है आपका 90। तो सही आंसर जो है 90 हो जाएगा। अनलॉफुल असेंबली किस सेक्शन में डिफाइन है आईपीसी के। तो वो है आपका सेक्शन 141, यानी 8th का जो सही आंसर है वो है ए। A meets B on national highway, shows him a pistol and demands B purse. B in consequence surrender his purse. Which one of the following offense was committed by A? Theft, robbery, डकैती या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉबरी। अब हम आ जाएंगे 10th पे। पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ इम्पोर्टिंग गर्ल्स फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज अप टू 10 years इफ द एज ऑफ द गर्ल्स इज अंडर 14 years, 18 years, 19 years या 21 years। तो 10th का देखिए जो यहाँ पे सही आंसर है वो है डी, 21 years। इसके लिए आप जो है सेक्शन 366B को रेफर कर सकते हैं आईपीसी का। इसके बाद देख लीजिए 11th क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आईपीसी के किस सेक्शन में इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस लिया जा सकता है। 84, 85, 86 और 87। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि 85। Right of private defense of body extends to causing death if there is apprehension of death, apprehension of grievous act, intention of committing rape या all of the above। तो यहाँ पे ये all of the above होगा। 12th का करेक्ट आंसर डी है। लॉ के पेपर के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज में भी थे, तो वहाँ पे जो 10 के 10 टेस्ट अच्छे से सॉल्व करके गए थे उन सारे क्वेश्चंस को, उनके लिए लॉ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 13th क्वेश्चन को देख लीजिए। सरला मुदगल, प्रेसिडेंट ऑफ कल्याणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किससे रिलेटेड केस है। रेप, एडल्ट्री, बाइगेमी या किडनैपिंग। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। जो इसका सही आंसर है वो है बी, बाइगेमी। 14 को देख लीजिए। ये केस लॉ का क्वेश्चन है। इन विच केस द कोर्ट मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। तो आपका 14th का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। असॉल्ट 351 में जो है वो कैसे कॉज किया जा सकता है। सिर्फ जेस्टर से, सिर्फ प्रिपरेशन से, मेयर वर्ड से, जेस्टर और प्रिपरेशन से। तो यहाँ पे कैन बी कॉज्ड बाय पूछा है तो जेस्टर और एनी प्रिपरेशन होगा। मेयर वर्ड से असॉल्ट जो है वो कॉज नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। यहाँ भी देखिए आपका फिर से डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर ए है, सेक्शन 103। 17 को देखते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किस सेक्शन में डिफाइन है। तो वो आपका 17 का है 403, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ए। 18 को देख लीजिए कि यहाँ पे इंडियन पीनल कोड का एक सेक्शन का ग्रुप दिया गया है और पूछा गया है कि ये जो सेक्शंस हैं उसमें वो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस को के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपके यहाँ पे जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 131 से 140 तक का सेक्शन, वो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से रिलेटेड ऑफेंस में डील करते हैं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी।
द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई एडिंग, कॉन्स्पिरेसी एंड इंस्टिगेटिंग ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ये तीनों हो, ये होगा। ये मैंने आपको जो आईपीसी का लेक्चर है वहां पे भी अबेटमेंट में ये चीज बताया था। फिर 20th देख लीजिए, इंडियन पीनल कोड में जो डिफेंस ऑफ कंसेंट है वो अवेलेबल नहीं होता है। किन केसेस में? कंसेंट टू कॉज डेथ यहाँ भी नहीं होता है, कंसेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट यहाँ भी नहीं होता है। तो सही आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर इन पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ। जो हैंगमैन है जो किसी प्रिजनर को फांसी की सजा देता है उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन किस सेक्शन के अंदर मिलता है? तो देखिए जनरल एग्जेम्पशन का जो सेक्शन है आपका सेक्शन 78 यानी कि बी इसका सही आंसर है, जहां पे हैंगमैन को डिफेंस मिल जाता है। A incites a dog to spring upon Z without Z consent with the intention to annoy Z. Here A has committed an offense of, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट या डिफॉर्मेशन। तो सही आंसर जो है वो है क्रिमिनल फोर्स, यानी 22 का करेक्ट आंसर है ए। फिर देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ये सही है। आउट ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, ये भी सही है। विद इंटेंट टू टेक अवे दैट प्रॉपर्टी, ये भी सही है। जो नहीं सही है यहाँ पे थेफ्ट की डेफिनेशन में वो है आउट ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट पर्सन। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। 24 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ एफ्रे 5 और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस और डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। जब मैंने आपको एमसीक्यू कराया था बिहार एपीयू के लिए आईपीसी का, वहां मैंने आपको बताया था कि एफ्रे में 2 लोग का होता है और ये पब्लिक प्लेस पे ही हमेशा होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पूछा है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 5 और मोर पर्सन, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस, तो यहाँ पे सुसाइड जो है वो ऑफेंस नहीं है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, मर्डर भी है और अटेम्प्ट टू मर्डर भी है। इसके बाद आ जाइए, हु ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉर्ड डैनिंग, एवी डेसे, लॉर्ड मैकॉले या जे.एफ. स्टीफन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। फिर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट। There are certain objects arranged in a certain order in a certain place that a man heard or saw something that a man said certain words। ये सारी ही जो है वो क्या है, फैक्ट है। आप इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं। तो सही आंसर यहाँ पे डी है। 28. In a trial for the murder of B by A, which of these fact is not relevant? A was absconding immediately after the murder of B, ये है। A had borrowed 50,000 from B, ये भी आपका जो है वो रिलेवेंट होगा, ये क्योंकि मोटिव शो करता है। A was in Mumbai on that day while the murder of B was committed in Chennai, ये आपको plea of alibi हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा नॉट रिलेवेंट के लिए वो होगा आपका B, A and B was seen together before murder। 28 का सही आंसर जो है वो आपका B है। 29 को देख लीजिए, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स और कितने चैप्टर में है? तो 29 का जो सही आंसर है वो है आपका बी 3 और 11, 3 पार्ट्स एंड 11 चैप्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इन अ सूट वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। In which of the following cases did the Supreme Court hold that a tape record conversation is admissible as res geste? Kathikalu was the state of Bombay, Yusuf Ali was the state of Maharashtra, state of UP versus Ram Sevak। इसका जो सही आंसर है वो है यूसुफ अली versus state of Maharashtra। Statement made by an agent to any party to the proceeding are admission in all circumstances in the court regards under the circumstances of the case that an agent is expressly authorized by the principal या expressly और impliedly authorized to make them। तो यहाँ पे C इसका जो है वो सही आंसर होगा। 33 को देख लेते हैं, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो सबसे पहले ये वाला जो आपका डिसीजन था वो आया था पकाला नारायण स्वामी के केस में, और इसी चीज को सेम कहा गया था आपका फिर से वापस से जो है वो कहा गया था बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। 34 को देख लेते हैं, ये एक फैक्ट बेस्ड केस है, काफी बड़ा, इसको हम पढ़ते हैं। जो है आपका अबाउट 14 days अगो आई एंड के
of my party lay in wait for us and others at about sunset time at the corner of Bulipat Tank. We all beat S and S to death. The remaining person F, K and N ran away. D, who was in our party, received blow on his hand. He had a spear in his hand. He gave it to me then. I hit it and my stick in the rick of V in the village. I will show you if you come. We did all this at the instigation of K. इस पैसेज से आपसे पूछा गया है कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या एडमिसिबल होगा। तो देखिए आप 27 को देखेंगे तो वो डिस्कवरी से रिलेटेड है, जहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई स्टेटमेंट है जो डिस्कवर होता है तो वो वहां पे रिलीवेंट होता है 27 में। तो यहाँ पे अगर आप इन सारे ही स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सी वाला जो स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि आई हिड इट माई स्टिक इन द रिक ऑफ वी इन द विलेज एंड आई विल शो यू इफ यू कम, तो ये आपका जो है वो डिस्कवरी शो कर रहा है। तो 27 में ये आपका सी जो है वो रिलेवेंट हो जाएगा। 35 की बात करते हैं। द एडमिसिबिलिटी ऑफ ए डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। ये बहुत ही आसान सा आपके लिए क्वेश्चन था। नेमो मॉरिटस प्रिज्यूटमिट मिंटरे, ये जो सी है मैक्सिम, ये आपका डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। 35 का करेक्ट आंसर सी है। 36 को देख लीजिए। द फाइंडिंग्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट आर इनएडमिसिबल इन अ सिविल सूट, सही है। Acquittal or conviction in a criminal case has no evidentiary value in a subsequent civil litigation except for the limited purpose of showing that there was a trial of resulting in acquittal or conviction as the case may be। ये भी स्टेटमेंट जो है आपका सही है, लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस में चूज करेंगे तो बी जो है वो सही होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, बस आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 37। Which of the following admission are dealt with by section 58 of Indian Evidence Act? तो इसका जो सही आंसर है वो all of the above हो जाएगा। In pleading, admission can be implied from pleading या admission by parties or agent at the time of hearing. A Xerox copy or photocopy in the absence of original क्या होगा? Admissible in evidence। इसका सही आंसर A है। 39 को देख लेते हैं। Who among the following can compare the disputed handwriting with the admitted writing of the party? देखिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट तो है ही है, यहाँ पे सही है, पर जब हम सेक्शन 73 को पढ़ते हैं तो वहां पे कोर्ट भी जो है वो कंपेयर कर सकता है सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को, और बाय एनीवन फैमिलियर विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन कंसर्न। इसके लिए आप अगर सेक्शन 47 पढ़ेंगे तो ये भी चीज क्लियर हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ एनी ऑफ द एबव होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ इसका आंसर बी है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है, तो आप रीजन के साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे जो लगता है मेरे ओपिनियन में वो एनी ऑफ द एबव होना चाहिए। 40th को देख लेते हैं। ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर 1000 और 1500, इसमें से क्या सही है? तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को देखेंगे। अनलेस नॉन एक्सेस इज प्रूव द प्रिजम्पशन एज टू लेजिटिमेसी ऑफ एनी चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन इज, ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में भी था। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, कंक्लूसिव प्रूफ या नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है। सही आंसर यहाँ पे सी है। फिर देखिए 42, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन इनकम्प्लीट इज an incomplete is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. This is presumption contained in section 114 clause B में जो है वो incomplete के बारे में दिया गया है। तो सही आंसर यहाँ पे B है आपका। 43 को देख लेते हैं। A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A, और उसके बाद वो B को इंड्यूस करता है वो उसको बाई करने और पे करने के लिए। The land afterwards became the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of sale he had no title। इस केस में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे C सही आंसर होगा कि वो he must not be allowed to prove his want of title। सही आंसर इसका जो है वो C है। 44, इसमें से क्या ट्रू और करेक्ट है? देखिए सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अलग अलग दिया गया है कि पार्टीज टू द सूट एंड हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस एंड हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रिस्पेक्टिवली शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी।
Deepak, accused of committing the offense of supplying arms, informed his lawyer Shweta that he has committed the offense and wishes her to defend him in these circumstances. देखिए, ऑफेंस करने के पहले अगर आप फेवर मांगते हैं अपने लॉयर से कि मैं ये ऑफेंस करने जा रहा हूँ एंड आई विश कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नहीं होता। लेकिन ऑफेंस करने के बाद अगर आप अपने लॉयर से कांटेक्ट करते हैं कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो, तो ये जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, द कम्युनिकेशन इज प्रिविलेज्ड वन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। लेकिन इसके साथ ही साथ डी ऑप्शन भी सही है, द क्रिमिनल कोर्ट कैन नॉट एट द इंस्टेंट कंपेल श्वेता टू डिस्क्लोज द फैक्ट। ये दोनों ही ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। फिर 46 को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट, अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय मियर द फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस एंड अ पर्सन कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन अनलेस एंड अंटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा 46 का वो हो जाएगा सी। 47 को देख लेते हैं, अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू द राइटिंग एंड रिलेवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन। तो क्या सिर्फ उसको वो राइटिंग शो करने के बाद ही उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, बिना शो किए किया जा सकता है, या विद और विदाउट शोइंग? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 48 को देख लेते हैं, in a prosecution for rape or attempt to commit rape, it shall not be permissible to put question in the cross-examination of the prosecutrix as to her general immoral character. This proviso is added. देखिए 146 में ये proviso जो ऐड किया गया है वो ऐड किया गया है 2013 से, लेकिन ये चीज आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। मे बी यहाँ पे या तो ये मिस प्रिंट हो गया है या तो इन्होंने 2003 ही लिखा है, तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्शन में जा सकता है। और अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन चूज करना था तो आप 2002 जो है वो चूज कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा जो इमोरल कैरेक्टर से रिलेटेड चीज थी ये तो 2013 में ही आपके ऐड हुई थी। द मैक्सिम फॉल्सेस इन यूनो फॉल्सेस इन ओमनिबस का मतलब क्या होता है? तो ये आपका जो है 49 क्वेश्चन, उसका सही आंसर जो है वो है बी, इफ अ थिंग इज फॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ वन इट मस्ट बी टेकन टू बी फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल। ये इसका सही आंसर है। Police effected the recovery under Section 27 of the Indian Evidence Act before recording the formal arrest of the accused. तो ये रिकवरी क्या होगी? अब देखिए 27 को आप जब पढ़ते हैं तो 27 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो ये कि एक्यूज जो है उस समय पुलिस कस्टडी में होना चाहिए जब वो डिस्कवरी बना रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अभी जो है एक्यूज का अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे आपकी जो है रिकवरी वो पहले हो गई है तो वो क्या होगा? इलीगल तो नहीं ही होगा, तो वो इरेगुलर जरूर हो सकता है क्योंकि अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट होने के बाद तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका जो सही आंसर है वो सी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और है तो आप रीजन के साथ जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 51 को देख लेते हैं, when one or more offenses are found to be cognizable and several other offenses are non cognizable, तो पुलिस जो है वो क्या एक्यूज्ड को बेल अलाउ कर सकती है? जब भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मिक्स होते हैं कि कुछ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल है तो हम उसको पूरा एज अ कॉग्निजेबल ही कंसीडर करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन हो सकता है आपका 51 के लिए वो हो सकता है सी, ट्रीटिंग वन और मोर ऑफेंसेस एज कॉग्निजेबल एंड रिफ्यूज बेल। मुझे लगता है इसका सही आंसर है। अगर आपको लगता है कुछ और है तो आप इसको भी बता सकते हैं। 52 को देख लेते हैं, इन केस ऑफ वन और मोर ऑफेंसेस टू बी ट्राइड बाय अ मजिस्ट्रेट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सेशन ट्रायल विच कोर्ट विल ट्राई द केस। 52 इसका सही आंसर हो जाएगा सेशन कोर्ट, बाय द सेशन कोर्ट। अब हम देखेंगे 53 को, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंड कंकरेंट सेंटेंसेस। तो इसका देखिए सही आंसर ए है, सेंटेंस इज सफर्ड बाय द कन्विक्ट वन आफ्टर द अदर इट इज सेड टू बी कंसेक्यूटिव सेंटेंस। और व्हाइल इफ द सेंटेंस आर सफर्ड टुगेदर, मतलब कि लेसर सेंटेंस और को ग्रेटर सेंटेंस के साथ अगर मर्ज कर दिया जा रहा है तो उसको हम कंकरेंट सेंटेंस कहते हैं। तो बिल्कुल हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है ए। उसके बाद 54 को देख लीजिए, द सम्मन प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू कवर ऑफेंसेस पनिशेबल विद offenses attracting up to 1 year imprisonment, 2 year, 3 year, or 7 year or all of the above। तो इसका सही आंसर जो है वो 2 year imprisonment यानी कि बी हो जाएगा। An accused can be discharged if the investigation cannot be completed within a period of कितना, provided the maximum punishment for the offense is 2 years। तो ये इसका जो सही आंसर है वो देखिए 6 month है यानी कि सी। 55 का सही आंसर जो है वो है सी। रिवीजन अगेंस्ट इंटरलोकेटरी ऑर्डर इज बैंड अंडर द प्रोविजन। ये क्वेश्चन में जो है आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सही है वो है 397 का
क्लॉज 2 यहाँ पे जो है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर से रिलेटेड है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपके है नहीं, तो ये जो है क्वेश्चन में भी आपके लिए डिलीट कर दिया जाएगा और सबको 1 मार्क्स दे दिए जाएंगे, या जो भी बीपीएससी जो है वो रूल फॉलो कर सकती है। एन ऑफेंडर कैन प्लीड गिल्टी एंड पे फाइन विद द हेल्प ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ 57 का जो सही आंसर है वो है 206 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, व्हाट चार्जेस आर अफेक्टेड टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है बी का। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप कह सकते हैं, जब भी आप इसका सीआरपीसी का हम एक ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो 58 का जो है वो बी सही आंसर होना चाहिए। 59 को देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रायल कोर्ट ऑन द प्ली ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम दैट कोर्ट to some other court is done away under the provision of 407। तो 59 का जो सही आंसर है वो है ए। An order of maintenance is given in the case of indigent parents as a matter of right as per section 125 of CRPC। 60 का भी जो सही आंसर है वो है A। A precise formulation of a specific accusation is called bailable offense, cognizable offense, charge या non-compoundable offense। तो देखिए इसमें वीसी शुक्ला का केस आप पढ़ सकते हैं, ये चार्ज है, इसका सही आंसर जो है वो सी है। यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग दी गई है। 62 का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर है वो बी है। देखिए जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है वो आपका 41A में है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम 41C में है, प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है ये आपका 43 में दिया गया है, और मजिस्ट्रेट कर सकता है ये आपका 44 में दिया गया है, तो बी इस हिसाब से आपका सही आंसर है। 63 को देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन ओमिट इन द रिपोर्ट। आप जब सेक्शन 53A पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस में ए, बी और सी ये तीनों ही मिल जाते हैं। ये कोई जो है वो वहां पे नहीं दिया गया है कि ये मैंडेटरी है मेंशन करना, तो ये ओमिट किया जा सकता है, द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द एक्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन अ कोर्ट इशू अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ ए सस्पेक्टेड पर्सन इट मस्ट इंश्योर द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, the amount in which the surety are bound, the time and date at which the accused person is required to attend the court, तो all of the above यहाँ पे D करेक्ट आंसर है। 65 को देखेंगे, 65 है कि इन केस ऑफ ए सस्पेक्ट कंसीलिंग हिमसेल्फ टू अवॉइड अरेस्ट, तो कोर्ट यहाँ पे क्या इशू कर सकता है, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, प्रोक्लेमिनेशन और पब्लिकेशन ऑफ वारंट, तो यहाँ पे भी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा 65 का, ऑल ऑफ दी above। What happens when only officer in charge of a police station receives an information that a person has committed suicide? तो देखिए, informs the nearest executive magistrate about the incident as per the 74 of CRPC। इसका सही आंसर जो है 66 का वो है आपका ए। 67 को देख लेते हैं, the preemptory jurisdiction of the court for inquiry is ordinarily where the offense took place. Is the proposition admissible under section 117 of the CRPC? The proposition is within the means and scope unless contrary is directed। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है आपका डी। 68 को देखेंगे, for trial of cases of criminal abatement which court is only the competent court, local limits of the court where the abatement was committed। ये सही आंसर यहाँ पे है। यहाँ पे इंटेंशन की बात की गई है तो ये नहीं होगा आपका, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वो है ए, 68 का ए। फिर देखिए यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दिया गया है कि 69 से लेकर के 71 तक के कोर्ट में आपको ये बताना है कि कौन सा कोर्ट ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। अ वुमेन सोल्ड अ माइनर गर्ल टू अ प्रोस्टिट्यूट इन पी सिटी, लेटर शी वाज टेकन टू एम सिटी, तो यहाँ पे ऑफेंस वाज where the offense was detected either in P city or at M city। बिल्कुल सही है, तो 69 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए किडनैपिंग से रिलेटेड है, एक्स किडनैप वाई फ्रॉम सिटी पी एंड केप्ट वाई एट सिटी एम एंड वाज डिटेक्टेड देयर, तो इसका भी सही आंसर आइदर एट द सिटी ऑफ पी और सिटी एम हो जाएगा। फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी पूछा गया है, यहाँ पे क्या होगा, ओनली जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है या जहां पे ऑफेंडर लास्ट अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ रहता था, आइदर ए और बी। तो इसमें देखिए जो बेस्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं वो हो सकता है सी, आइदर ए और बी।
72 को देख लेते हैं। 72 जो है वो है कि जब 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट सेम ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो इस केस में जो है कौन सी कोर्ट जो है उस ऑफेंस को इंक्वायर करेगी। तो अगर वो दोनों ही कोर्ट जो है वो सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं तो वो हाई कोर्ट वहां पे जैसा डायरेक्शन देती है वैसा, और इफ द कोर्ट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट इट विल बी विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द ऑफेंस फर्स्ट कमेंस्ड। तो ये जो है आपका 72, इसके लिए आप जो है सेक्शन रेफर कर सकते हैं यहाँ पे 186, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ये सी बोथ ए एंड बी होगा। 73 को देख लीजिए, when can a specifically empowered magistrate take cognizance of an offence upon information received from person other than police officer upon his own assertion। बिल्कुल सही है, 73 जो है उसका सही आंसर सी हो जाएगा। आप सेक्शन 190 यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। In which of the following cases the session court cannot take cognizance of any offence committed by or against a public servant as a court of original jurisdiction? Any case of abatement, any case of attempt to commit an offence, any case of criminal conspiracy। यहाँ पे all of the above सही आंसर है। 75 को देख लेते हैं। 75 है, a complaint is made by someone who is aggrieved by an offence, what is the exception to the rule? पर्सन जो है वो 18 ईयर्स ऑफ एज है, इडियट और लुनेटिक है। द हस्बैंड ने ऑफेंस कमिट किया ऑफ डकैती अगेंस्ट द वाइफ देन ओनली बाय द पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। इसका भी सही आंसर जो है वो आपका ऑल ऑफ द एबव है। 76 को देख लेते हैं, यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। Which of the following articles providing for fundamental right cannot be suspended during the proclamation of emergency? Article 20 and 21 सस्पेंड नहीं हो सकता है, तो आपका 76 का सही आंसर है सी। Democracy and federalism are essential feature of our constitution and basic feature of its structure। ये ऑब्जर्वेशन SR बोमाई केस में किसके द्वारा किया गया था? तो जस्टिस PB सावंत। 77 का जो सही आंसर है वो है ए। फिर देखिए, द प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर। 78 का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315 315। Writ issued by the Supreme Court against a person who claims or aspires to any office to inquire by what authority। देखिए ये यहाँ से आप जो है आसानी से पता लगा सकते थे कौन सा रिट होगा यहाँ पे, क्यों वारंट हो। 79 का सही आंसर बी है। Which of the following appointment is not made by the President of India? Chief of Army होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होगा, तो 80 का सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नॉट पूछा गया आपसे, नेगेटिव में है क्वेश्चन, 80 का सही आंसर बी हो जाएगा। 81 को देख लेते हैं कि कौन सा फीचर जो है वो विधान परिषद और राज्यसभा को अलग करता है? पावर ऑफ इम्पीचमेंट बिल्कुल करता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर और टेन्योर ऑफ मेंबरशिप ये सेम होते हैं, तो जो अलग कर रहे हैं इन दोनों को वो है पावर ऑफ इम्पीचमेंट। इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराती है? लोकसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा या लोकल बॉडीज? तो लोकल बॉडीज। सही आंसर जो है 82 का डी होगा। 83 को देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइल कंसिडरिंग द वैलिडिटी ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 सेड दैट प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये आपका किस केस में कहा गया था? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका देखिए केस है SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लॉज आर देयर? 84 का सही आंसर जो है वो है कंकरेंट लिस्ट बी। At present, who is the Comptroller and Auditor General of India? शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, ज्ञान प्रकाश। देखिए अभी तो जो हमारे कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं उनका नाम इस ऑप्शन में ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये पेपर बहुत पहले बना लिया गया था, इसीलिए आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी 2019 के पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी जो है वो वहीं से है। तो वैसे इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो राजीव महर्षि जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का बी। इसके बाद देखिए है ब्लाइंडनेस इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। ये किस केस में डिक्लेयर किया गया था? तो इसमें देखिए जो है आपका जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसका सही आंसर हो सकता है 86 का बी। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एंजॉयड बाय सुप्रीम कोर्ट और एज वेल एज बाय द हाई कोर्ट। 87 जो है आपका सही आंसर होगा बी। अब हम 88 की बात कर लेते हैं, तो 88 है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस इज प्रोवाइडेड अंडर 51A का क्लॉज आई जो है ये इसका सही आंसर है ए। 88 का ए हो जाएगा। 89 एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कवर्ड अंडर, ये आपका सेक्शन आर्टिकल जो है वो 140। 89 का सही आंसर है सी। आर्टिकल 371C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किस स्टेट के स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है? आपका 90, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर, यानी कि बी जो है वो सही आंसर है। 91 को देख लेते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्सेस सिंधी लैंग्वेज को इंसर्ट किया गया था? तो आपका 91 का सही आंसर हो जाएगा ए जो है 21st अमेंडमेंट। 92 एक्सट्राडिशन इज रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट।
92 का सही आंसर है ए। 93, 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, 93 का सी सही आंसर है। 94 देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट द वर्ड ऑल द कोर्ट्स यूज्ड इन आर्टिकल 141 डज नॉट इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट। तो इसके इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो है बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी ही होना चाहिए। 95 को देख लेते हैं। 95 है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन सॉरी आर्टिकल 48। 95 का जो सही आंसर है वो है बी। 96 को देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है वो इट्स द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, उसमें ये वाली जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो है आपका आर्टिकल 75। 96 का सही आंसर है ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द क्वेश्चन रिगार्डिंग रिजर्वेशन इज कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम, मेरे हिसाब से जो है वो सी आंसर होना चाहिए। चंपाकन द्वैराजन जो पहला केस था जहां पे कोर्ट ने रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कंसीडर किए थे, तो 97 का सी सही आंसर होना चाहिए। 98 को देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226 एंड 227 आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एल चंद्रा कुमार केस जो है। 98 का जो सही आंसर है वो है आपका डी। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था मीनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत, मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब है। बाकी में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आप में से लगता है कि इसमें से कोई और ऑप्शन हो सकता है तो आप वो बता सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। 100 को देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया था। इसका वैसे सही आंसर जो है वो सी है। MH मॉस्को, ये देख लीजिए, ये आपका ये जो है वो राइट टू फ्री लीगल, जोगिंदर कुमार जो है वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट रिलेटेड है। चमेली का जो केस था वो राइट टू शेल्टर से रिलेटेड है, और मुरली एस देवरा जो है वो बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस से रिलेटेड है। तो ये आपके जीएस और लॉ के दोनों के 100 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अब आप अपने मार्क्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।